नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वाईपी पर। और आज हम लोग करेंगे नंबर लाइन का पार्ट 2। यानी जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने एकेडमिक क्लास स्टार्ट की है, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम, कक्षा 9 की मैथ्स। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बेसिक जानकारी जो थी फर्स्ट वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम लोग उसी चीज़ से थोड़ा सा आगे निकलेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन लूँगा। अभी मतलब कि क्वेश्चन पूरा नहीं करा रहा हूँ। जैसे ही हमारा कंसेप्ट समाप्त हो जा रहा है, चैप्टर फर्स्ट से कुछ कंसेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे, तो हम क्वेश्चन आप लोगों को जरूर कराएंगे 100%। और 2-3 बुकों से क्वेश्चन कराएंगे, नहीं कि एक ही बुक के क्वेश्चन करा देंगे। 2-3 बुक आप लोग को। और आप लोग भी क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन लिख के हमारे पास सेंड कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा आप लोग को एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करा दिया जाए, तो आप लोग वहां से भी क्वेश्चन को स्कैप करके, क्वेश्चन को फोटो खींच करके हमारे पास सेंड कर सकते हैं। तो वहां से हम आप लोगों को सॉल्व करके उसका हल दे सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग नंबर लाइन के बारे में पढ़े। फिर एक नंबर लाइन पर संख्याओं को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यही हमारा मुद्दा था। तो जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन ऐसे है, यहाँ पे समझिए हमारे पास एक क्या है, संख्या रेखा। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एक हो गया 0, इधर वाला प्लस का होता है 1, 2, इधर वाला 3, इधर वाला क्या होता है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। अच्छा, एक चीज हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप हमें बताइए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। और दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। पहला हमारे पास है रेशनल नंबर, और दूसरा नंबर है दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। इन सब चीजों के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कशन कर ले रहे हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, या फिर ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बट एक कंडीशन है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो Q हमारा होगा, ऐसे लिख देना, P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं, इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, तो एग्जांपल हमारे पास हो गया ये 3/2। एग्जांपल में 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, बात तो सही है, परिमेय संख्या है। और जैसे 1/2, 22/7, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये पाई की वैल्यू होती है, और ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती 22/7, ये नियर अबाउट में लिया जाता है। पाई तो हमारे पास परिमेय संख्या है, लेकिन पाई की जो वैल्यू 22/7 होती है ना, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और यहाँ पे हो सकता है -1/2, यहाँ पे हो सकता है हमारे पास -3/2। अच्छा, कभी भी 3/0 नहीं होगा। 3/0 अगर कहीं भी लिखा है ना, तो या समझिए 2/0 या फिर 1/0 या फिर 3/0 या फिर 4/0, ये हमारे पास कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसको डिफिनेशन में लिखा है Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारे पास हर होगा वो कभी भी 0 के बराबर होगा ही नहीं। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखें, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, बताइए, क्या P के बारे में बात कुछ कहा है? P के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है।
ये हमारे पास क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं है, इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। लेकिन कहीं ऐसे लिखा है 0/3, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी, ये हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर इसका उल्टा लिखा है 3/0, तो ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे हमारे पास लिखा है 5/7, 5/7 क्या है, परिमेय संख्या है, 5/7 परिमेय संख्या है। जैसे और एग्जांपल ले लूं, √25, √25, ये √25 का मान कितना होता है, 5। √25 का मतलब होता है हमारे पास कि 25 का वर्गमूल। अब 25 का वर्गमूल सभी लोग निकालते हो, कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5। जैसे √16, जैसे अंडर में क्या है हमारे पास 49, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बहुत एग्जाम्पल है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, इसको समझ में आ रहा है कि √25 को कैसे परिमेय संख्या में लिखेंगे। तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मान होगा 5 होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, क्या 5 को हम लोग 5/1 नहीं लिख सकते हैं, 5 को हम लोग 5/1 नहीं लिख सकते हैं, तो आप लोग कहोगे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, P/Q के रूप में हो गई कि नहीं हो गई, P/Q के रूप में हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। ये क्या हो गई, हमारे पास परिमेय संख्या हो गया। जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं 3, 3 भी परिमेय संख्या है, इसका हर हम लोग मान सकते हैं 1, और ये क्या हो गया, P/Q के रूप में लिखा जा सका। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारे पास परिमेय संख्या है, और इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं आराम से। शायद चीजें आप लोग को समझ में आ गई हो। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, दूसरा हमारे पास है अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या। हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर, इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकने वाली संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकने वाली नहीं लिखी जा सकने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके आगे लिख लेना। देखो, इसकी डिफिनेशन आप लोग अपने से बनाइए, नहीं कि जो मैं डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ यही सही है, जो आप लोग डिफिनेशन पढ़े हो वो गलत है, कोई गलत नहीं है। आप लोग क्या पढ़े होंगे कि P/Q के रूप में नहीं प्रदर्शित की जा सकती, नहीं लिखी जा सकती, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अच्छा, ऐसी संख्या कौन होती है, जैसे मैं ले लूँ √3, √3, √2, √7। अच्छा, √3 की जो वैल्यू होगी ना, जैसे √2 का मान हम लोग निकालेंगे ना, इसका मान जाएगा हमारे पास 1.41, ऐसे करके ये चलता रहता है। इसका मान क्या होता है, ऐसे करके चलता रहता है, इसका मान ऐसे करके चलता रहता है। इसको एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट से इन सबको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और ये P/Q के रूप में नहीं प्रदर्शित की जा सकती हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है पाई भी क्या है, हमारे पास अपरिमेय संख्या है, पाई भी क्या है, हमारे पास अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग इन्हीं संख्याओं को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। परिमेय संख्याओं को आसान होता है संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर सब कुछ आ रहा है तो सब कुछ आसान है, कुछ नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो कोई भी आसान नहीं है। अगर क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है, अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो वो आसान है, जो भाई में नहीं आ रहा है तो नहीं आसान है, बस टफ है। अब समझिए, जैसे मैं आपको दे दूं, यहाँ पे एक संख्या लिख दूं 5/12,
5/12 को हमें संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है, यानी संख्या रेखा पर दिखाना है। अच्छा, 5/12 में हम लोग देखेंगे ये हमारे पास क्या है, छोटा है, और ये हमारे पास क्या है, बड़ा है। यानी ऐसी बात अगर हमें बात कहें कि हमारे पास क्या है, अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, तो जो इसका मान होगा हम लोग देखेंगे 1 से कम ही आएगा। 0 से 1 के बीच में क्या करेगा, ये 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगी, ये संख्या यानी 0 से 1 के बीच में ही होगी। भाग दे के देख लीजिए, 0 से 1 के बीच में ही आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहे हैं, आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। 0 हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया। अब इस नंबर लाइन को हम लोग जो ये हमारे पास क्या है, हर जितना है इतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी 12 बराबर भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे। हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ थोड़ा सा इसको हम लोग बना ले रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। जो ए वाला भाग होगा इसका 1/12 भाग रिप्रेजेंट करेगा। ए वाला होगा भाग, ए वाला पॉइंट जो होगा ये 2/12 भाग रिप्रेजेंट करेगा। जो ए वाला पॉइंट होगा 3/12 भाग रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही हमें रिप्रेजेंट करना है कौन सा, 5/12। तो 1 2 3 4 5, ये जो पॉइंट है यही प्रदर्शित कर रहा है किसको, 5/12 को। यही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 5/12 को। जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, जैसे -3/4, -3/4। अब ये माइनस का आ गया ना, तो इससे घबराना नहीं है। अब हम लोग माइनस साइड भागेंगे, माइनस में आ गई संख्या तो हम लोग किस साइड भागेंगे, माइनस के साइड भागेंगे। इसको मिटा दिए, कोई बात नहीं। माइनस का 3/4 संख्या हमारे पास है, माइनस का 3/4। अब देखिए यहाँ भी देखेंगे ना, तो हमारे पास क्या है, छोटी। किससे छोटी है, हर से। ये क्या है, बड़ी है। किससे बड़ी है, अंश से। तो जो इसका मान होगा कहीं ना कहीं 0 से लेके -1 के बीच में ही रह जाएगा। इसका मान किसके बीच रहेगा, 0 से लेके -1 के बीच में ही रहेगा। तो हम लोग जब भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा हम बढ़ा के लिख दे रहे हैं, तो इधर लिख दे रहे हैं 0, इधर लिख दे रहे हैं -1, ऐसे हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट में इस वाली रेखा को 4 बराबर भागों में हम लोग बांटेंगे। 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किए थे, हमारे पास हो गया 1 2 3 4। इसको थोड़ा सा आगे ले ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा आगे ले ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा आगे ले ले रहे हैं। 1 2 3 4 ये हमारे पास क्या हो गया। अब जो इधर जा रहे हैं, 0 के इस साइड जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, और वैल्यू हमेशा घटता चला जाएगा। वैल्यू क्या होगा, हमेशा घटता चला जाएगा। आप लोगों को पहले मैंने बताया है, अगर हम लोग 0 से इस साइड जा रहे हैं, बाएं साइड जा रहे हैं, तो संख्या छोट होती चली जाती है, छोट होती चली जाती है। जैसे -1 के बाद -2, -1 बड़ा है -2 से, अब -3 बड़ा है -4 से, अब -5 बड़ा है -6 से। ऐसे हमारे पास होता है। बड़ी छोटी संख्याएं हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं संख्या रेखा से। तो जो ए वाला भाग होगा ना, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, -1/4 को। जो ए वाला भाग होगा ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, -2/4 को। जो ए वाला भाग होगा ये रिप्रेजेंट करेगा -3/4 को। और यही हमें क्या है, दर्शाना है, यही हमें तो रिप्रेजेंट करना है। -3/4 को ही तो यहाँ पे दिखाना है। वही हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। और इसको हम लोग लिख सकते हैं -4/4। अब -4/4 का मतलब हुआ -1। ये 4 से 4 कैंसिल कट जाएगा, हमारे पास बचे कितना, -1। समझ में आ गया। चलो यहाँ तक तो कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे जब बढ़ते हैं
छोटी छोटी सवालें हैं, छोटी छोटी कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए, जैसे मैं आप लोगों से ये कहूं, यहाँ पे एक संख्या लिख दे रहा हूं मैं ऐसे 7/2 सही है। 7/2 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है संख्या रेखा पर, प्रदर्शित करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ से हम पहले सबसे पहले नंबर लाइन डिनोट करेंगे, खींचेंगे यहाँ पे ऐसे। ये हमारे पास पॉइंट हो गया, मान लीजिए 0, 1, 2 और ये 3 हो गया। ध्यान से समझते रहना हर एक चीज को। ये हमारे पास 1 हो गया, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, 2 हो गया, ये क्या हो गया, 3 हो गया। और ये अच्छा रो उधर चल रहे हैं हम लोग। ये हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, बस हो गया। इधर क्या होगा, -1 होगा, इधर क्या होगा, -2 होगा, इधर -3। ऐसे चलता रहेगा, हमसे इससे मतलब नहीं है, हम लोग को जो दिखाना है वो चीज दिखा रहे हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए 7/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 ऐसा समझिए। 7 में हम लोग 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 6 आएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना, 1 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो जो ये 3 बार पूरा का पूरा गया, यानी ये 3 तो सही है, और इसको जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग अंश में लिख देते हैं, और इसका मान आ जाता है जो हर हमारे पास होता है, ये क्या होता है, जिससे भाग दिए रहते हैं। यानी हम लोग 7/2 को 3 सही 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा, 3 सही 1/2 को लिखोगे तो 3 + 1/2 भी लिख सकते हो, 3 + 1/2 भी लिख सकते हो। 2/3 6, 1 क्या हो जाएगा, 7, 2/3 6, 1 7, 7/2, फिर से वही आ गया। ये 3 + 1/2 का मतलब कुछ समझ में आ रहा है, यानी 3 भाग तो हम लोग पूरा चलेंगे, यानी यहां से यहां तक हम लोग तो पूरा चलेंगे, 3 यही है ना, 1 2 3। अब जो मामला फंसेगा 3 और 4 के बीच में, 1/2 का मतलब होगा हमारे पास क्या होगा, ऐसा समझ लीजिए 2/3 6, 3 से ज्यादा 4 के बीच में ही रहेगा। 2/3 6, 3 और 4 के बीच में ही इसका जो रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट जो होगा इसका 3 और 4 के बीच में ही होगा। तो यहाँ अब हम लोग इस वाली रेखा को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। 3 से 4 वाली यहाँ से यहाँ तक को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1 हो गया, ये 2 हो गया ना। तो जो ए वाला पॉइंट होगा ना, ए वाला जो पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, किसको प्रदर्शित करेगा, वो प्रदर्शित करेगा 7/2 को। ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/2 को। ये समझ में आया। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे एक संख्या और ले रहा हूं 22/7, इसको भी लिख लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 22/7। अब हम लोग इस 22/7 को जब लिखेंगे ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 × 21, यानी 3 सही 1/7, 3 सही 1/7 लिख सकते हैं। जब आगे हम लोग आएंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 + 1/7, 3 + 1/7। देखिए 7 × 21, 22/7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी 3 तो हम लोग पूरा का पूरा जाएंगे, फिर से इसमें भी वही मुद्दा है, 3 तो हम लोग पूरा का पूरा जाएंगे। इस 4 को बढ़ा रहे हैं आगे तक, ये हमारे पास क्या है, 4 है, 4 है, 3, ये हमारे पास 3 और 4, यानी इसकी भी वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे पास 3 और 4 के बीच में ही होगी। यानी ये जो संख्या होगी 3 और 4 के बीच में ही होगी। तो 3 तो हम लोग सही गए। अब हमको 3 और 4 के बीच में इस वाले भाग को 7 इक्वल पार्टों में डिवाइड करना है। तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पार्ट हो गए। अब जो ये पहला वाला भाग होगा 1/7 को दर्शाएगा, यानी ए वाला जो पॉइंट हो गया हमारे पास, ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको,
3 सही 1/7 को या फिर 22/7 को। 3 सही 1/7 को या फिर 22/7 को ए वाला भाग क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया। तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं, जो हमारा अगला मुद्दा है, जो हमारा अगला टॉपिक है, वो हमारे पास है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। किसको? अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। क्यों? चलिए सही है। जैसे मैं ये कहूँ आप लोग को, √2 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कीजिए। और अभी अभी हम इसके 5 मिनट पहले पढ़े थे कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग डिनोट करना है किस पे, संख्या रेखा पर। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 0 1 2, ये क्या हो गया 3, इधर हो गया -1 -2 -3। अब देखिए √2 एक्चुअली में क्या करना है, √2 का अगर हम लोग कहीं, इसको तो हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते हैं, तो संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम मान ले कि √2 दूरी कितनी होती है। अगर ये हम इसका मान निकाल सकें कि √2 की डिस्टेंस कितनी है, तो उसको हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं संख्या रेखा पर। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है, हम लोग कैसे इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा समझिए मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग मान ले रहे हैं 1 यूनिट। कितना मान लिए, 1 यूनिट मान लिए। इसको हम लोग थोड़ा सा इस पे लंब डालेंगे और उसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, उसकी भी डिस्टेंस कितनी रहेगी, सिर्फ 1 यूनिट। और जब इसको मिलाएंगे, लंब डाले हैं इस पे, ये हमारे पास क्या हुआ, 90 अंश हो गया, 90 अंश हो गया। अब देखिए तो हमारे पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया ना। और समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाले भुजा हमेशा क्या होती, कर्ण। अगर इसको हम लोग कोई पॉइंट मान ले रहे हैं, मान ले रहे हैं इसको ए पॉइंट मान ले रहे हैं, इसको हम बी पॉइंट मान ले रहे हैं, इसको सी पॉइंट मान ले रहे हैं, तो ए बी सी एक क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यानी ए बी सी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। इस समकोण त्रिभुज में अगर हमें ये मालूम है यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 1 यूनिट है, तो क्या हम लोग कर्ण नहीं निकाल सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हो कर्ण की जो वैल्यू होती है, कर्ण का बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर होता है हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अच्छा कर्ण इसमें क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 1, AC बराबर AC स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास 2। अगर AC बराबर निकालना चाहेंगे √2, AC बराबर कितना आ गया, √2, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, √2। यानी अगर हम लोग बात करें तो जो इसका चाप, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई है, कितनी आई है, √2। अगर हम इसको अपने प्रकार में डिस्टेंस भर के एक ऐसे चाप लगा देंगे, तो ये ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे काटता हुआ जाएगा, ऐसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मान लो इसको कट किया, जो ये दूरी है इस वाली दूरी के बराबर होगी। जो ये दूरी है इस वाली दूरी के बराबर होगी। इस पॉइंट को हम लोग बता देंगे क्या है हमारे पास, √2। और यही क्या हुआ, रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका हो गया। समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो चलिए इसको हम लोग एक बार फिर से करने की कोशिश करते हैं।
चलिए इस बात को हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टाइम हमारे पास बहुत है, तो आप लोग कहीं भी बोरिंग ना फील कीजिए कि सर जी ये 2 बार 3 बार समझा रहे हैं। हो सकता है किसी को कुछ कम समझ में आ रहा हो, तो उनके लिए बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना ये इम्पोर्टेंट है और कुछ कम समझ में आता है, हमें मालूम है। आप लोग हमें ना बताइए कि हमें कैसे करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, ये मेरे पास 0 हो गया, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट मान ले रहे हैं, इसको हम लोग मान ले रहे हैं 2 यूनिट, ये हमारे पास 3, ऐसे ही हमारे पास हो गया -1 -2, ये क्या हो गया -3। और हमें रिप्रेजेंट करना है किसको, रिप्रेजेंट करना है हमें किसको, √2 को। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग कितना मानना है, 1 यूनिट। और इस पे एक हम लोग लंब खींचेंगे जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 ही यूनिट होनी चाहिए। इसकी भी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट ही होनी चाहिए। इतना समझ में आया। अब इसको यहाँ से जैसे ही मिलाएंगे, यहाँ से जैसे ही मिलाएंगे तो हमारे पास बन गया एक समकोण त्रिभुज। जैसे ही समकोण त्रिभुज बन गया, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बताइए 1 है और ये भी 1 है, तो क्या इसका कर्ण √2 होगा क्या, आप लोग कहोगे हाँ। यानी जो इतनी दूरी होगी, ऐसे समझिए, जो इतनी दूरी हमारे पास होगी, ये वाली दूरी, ऐसे ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक ये √2 के बराबर होगी। अगर हमें √2 ही दर्शाना है, तो अगर हम लोग यहाँ से एक चाप लगा के ऐसे इसको पटरी अपने प्रकार में इस दूरी को भर के ऐसे चाप लगा दे ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे यहीं पे तो काटेगा। जब यहाँ पे काटेगा, जो ये दूरी होगा इस वाली दूरी के बराबर होगा, यानी इस पॉइंट का जो मान होगा कहीं ना कहीं √2 के बराबर होगा। यही क्या होगा, √2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब समझ में आ गया होगा। अब आ रहे हैं हम लोग अपने अगले मुद्दे पर। तो हमारा जो अगला मुद्दा है, आप लोग हमें बताइए √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √3 को संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सॉरी, इसको मिटा दिए, काम यहीं पर हो जाता। चलिए, हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, √3 को, √3 को रिप्रेजेंट करना है संख्या रेखा पर। थोड़ा सा अच्छा बन रहा है, बन जा सके। अच्छा बन जाता, सही है। ये हमारे पास इसको ले रहे हैं 0 1 2, ये हमारे पास हो गया 3। चलिए इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, √3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं संख्या रेखा पर। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इस वाली साइड को हम लोग 1 मान ले रहे हैं, इस वाली साइड को √में n मान रहे हैं, तो जो इसका मान होगा हमेशा इस वाली साइड का मान होगा √में -1, √में -1। कैसे, अगर इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल मान ले रहे हैं, तब ABC, अगर ये हमारे पास A1 है, ये √ में n है, तो इसका मान जो होगा √ में n-1 होगा, 100% होगा और हमेशा होगा। वो चीज़ देखिए कैसे, अगर हम ये कहें, अभी इसको मान हम नहीं मान ले रहे हैं, BC हमारे पास क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी √ में n का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा n-1, तो BC बराबर होगा √ में n-1। BC बराबर कितना होगा, √ में n-1। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अगर यहाँ पे √3 है, अगर ये 1 यूनिट रहेगा, इसको हम लोग चाहे जहाँ मानेंगे हमेशा 1 यूनिट ही मानेंगे, तो इसका मान कितना होना चाहिए, √ में n-1 यानी 2 होना चाहिए। यानी √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें √2 का मान
आना बहुत ज़रूरी है, यानी अंडर रूट 2 ले आना बहुत ज़रूरी है, यानी अंडर रूट 2 की लंबाई हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका तरीका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग 1 यूनिट मान लिए, इस पर लंब डाल दिए, ये भी क्या होगा 1 यूनिट का ही होगा। ऐसे इसको यहाँ से मिला दिए तो हमारे पास कितना हो गया, अंडर रूट 2। अब फिर से हम लोग यहाँ पे इस वाले कर्ण पे ऐसे समझिए, ये हमारे पास कर्ण पे लंब खींच रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी है, 1 यूनिट ही है, ये भी 1 यूनिट है। इस पे कितने अंश का कोण बना रहा है, इस वाली रेखा पे 90 अंश का कोण बना रहा है, ऐसा समझिए। ये कितना है, 1 यूनिट ही है, ये 90 अंश का कोण बना रहा है इस पे, और इसको यहाँ से मिला दिए यहाँ तक। थोड़ा सा समझिएगा, इसको यहाँ से मिला दिए यहाँ तक, इसको हम लोग मान ले रहे हैं पॉइंट ए बी सी। अब देखिए 90 अंश के सामने वाले भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। लंब हमें 1 यूनिट डाले हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायरिंग क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। आधार तो हमारे पास यही होगा ना, आधार क्या होगा, ए बी होगा, और ए बी की वैल्यू हम लोग अभी भी फाइंड किए अंडर रूट 2। तो ए सी स्क्वायर बराबर जो होगा हमारे पास 1 प्लस 2, तो ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अंडर रूट 3। यानी जो ए सी की वैल्यू आई है, ए सी की वैल्यू जो आई है वो अंडर रूट 3 के बराबर है। ए सी की जो वैल्यू आई है अंडर रूट 3 के बराबर है, तो हम लोग ए सी को ऐसे यहाँ पे जब लगाएंगे ना, तो ये अंडर रूट 3 जो हमारे पास होगा, ये ऐसे समझिए, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे करते हुए यहाँ से गुजरेगा ऐसे, इसका जो चाप को ऐसे ले आएंगे, मिलाएंगे यहाँ पे लोग, आप लोग देखिएगा ना, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, हमारे पास 2 के बहुत नज़दीक से गुजरेगा, यहीं से गुजरेगा इस चाप को। इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। और आप लोगों के लिए, और आज हम लोग इतना ही कर रखते हैं, ये देखिए 30 से 40 मिनट के बीच में ही रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो आप लोग की क्लास होती है वो 30 मिनट की और 40 मिनट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट की क्लास होती है। तो इन्हीं के बीच में हम लोग रखेंगे अपने सेशन को, और सेशन को शानदार बनाना आप लोगों का काम है। हम आपको तो पढ़ाएंगे ही अच्छे तरीके से, लेकिन आप किस तरीके से चीज़ें को ग्रहण कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड कर रहा है। अभी देखिए क्या होता है कि कुछ लोग जैसे मोबाइल को खोलते हैं और वीडियो को देखते हैं, उस पर तुरंत लाइक करके या फिर कुछ करके तुरंत उसको स्किप करके आगे निकल जाते हैं। नहीं, निकलना नहीं है, आप लोग को समझना है, आप लोग अभी बच्चे हैं। अगर जब भी हमारा ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये नहीं मजबूत रहेंगी तो आगे चल के हमें दिक्कत हो सकती है, हमें समझ में नहीं आएगा, 10th में पहुंचेंगे तो अच्छा नंबर नहीं उठेगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप सभी लोग जानते हो, मैथ में सभी सोचते हैं कि हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहे और मैथ में हमारा अच्छा नंबर मिले। तो आप सभी लोग हर एक चीज़ों को, अहमियत को समझिए, आप लोग पढ़िए। लॉकडाउन है पर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, हमारा जो मोटिव है, लॉकडाउन हो पर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अब कुछ मेरे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर जी आप तो अभी आप रेलवे के लिए वीडियो बना रहे थे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वीडियो बना रहे थे, तो कहाँ से 9th और 10th की वीडियो भी छोड़ दी इसमें ले आके। तो ये इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बातें हुई कि अभी जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा थोड़ा सा लेट होगा, डिले हो गया, लेकिन हमारे छोटे बच्चे जो हैं जिनको नहीं मिल पा रहा था, स्कूल बंद हैं, काफ़ी एक महीने से ज़्यादा हो गया स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, और हो सकता है 1-2 महीने बंद भी रहें। भगवान ना करे कि ऐसा दिन आए कभी, हो सकता है कोरोना की वजह से 1-2 महीने बंद भी रहें। तो इसलिए उनके पास ये चीज़ें जाना बहुत ज़रूरी है, उनके पास ये चीज़ें बहुत जाना ज़रूरी है। तो इसलिए हम इनके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराए हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। आप लोगों से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ इतना मांगते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिसकी इन चीज़ों की ज़रूरत है, यानी जिसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है,
वहाँ तक ले जाइए। बाकी आप लोग के मैथ के साथ साथ मैं विज्ञान की भी वीडियो दूंगा, और विज्ञान भी आप लोग को ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैथ पढ़ा रहा हूँ। हर एक चीज़ों को समझा समझा के रटने की कहीं ज़रूरत ही नहीं रहेगी आप लोगों को, विज्ञान को भी। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों के लिए होमवर्क में क्वेश्चन ये है कि आप लोग √5 को रिप्रेजेंट कीजिए संख्या रेखा पर। √5 को रिप्रेजेंट करना है आप लोगों को संख्या रेखा पर। बस नियम थोड़ा सा इसमें यही लगाइएगा जो एन वाला बताए थे, उससे आप लोगों को हो जाएगा। ओके, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।